लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे दोनों को एक ही साथ भी हम लोग लाके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर पहले से कुछ चार्ज अपने पास रखा होगा और फिर वो धीरे धीरे टाइम के संग डिस्चार्ज होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जो पहले से चार्ज है। कोई जरूरी नहीं कि फुल्ली चार्ज हो, कुछ अमाउंट का चार्ज अपने पास रखा है और इस सर्किट में कोई भी बैटरी नहीं है, क्योंकि बैटरी होने से ये कहा जाएगा कि बैटरी सोर्स बन जाएगी और कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं बल्कि कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। लेकिन अगर बैटरी नहीं होगी तो कैपेसिटर को चार्ज करने वाला कोई नहीं होगा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो लेट्स से ये स्विच है, ये रेजिस्टेंस R है, कैपेसिटर C है और t इज इक्वल टू 0 में स्विच को क्लोज किया जाता है। t इज इक्वल टू 0 में स्विच को क्लोज किया जाता है। कैपेसिटर के पास इनिशियल चार्ज Q नॉट और माइनस Q नॉट का है, लेकिन अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम चार्ज हो या कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो, कुछ भी चार्ज होगा वो उसका इनिशियल चार्ज कहा जाएगा। और फिर हम जब सर्किट में स्विच को क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के बाद इस सर्किट में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। रीडिस्ट्रीब्यूट इसलिए होता है क्योंकि अब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये स्विच खुला था तो चार्ज हाई से लो की तरफ नहीं जा पा रहा था। ठीक है, लेकिन अब जैसे स्विच को क्लोज करोगे कोई भी चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करता है तो यहां से चार्ज निकलेगा और लो पोटेंशियल वाली प्लेट के पास जाने लगेगा। और जब यहां से चार्ज निकल जाएगा तो उसके पास जितना भी चार्ज था वो कुछ कम हो जाएगा और वही पॉजिटिव चार्ज इसके पास पहुंच जाएगा तो नेगेटिव जितना था उसमें भी कमी आएगी और नेगेटिव चार्ज माइनस Q के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी टाइम t पर, इसमें हम कहते हैं ये जो सर्किट है ये किसी भी टाइम t पर है और स्विच को जो क्लोज किया गया था वो t इज इक्वल टू 0 पे किया गया था। किसी भी टाइम t पर हमको सर्किट ऐसे दिखती है, ये Q और माइनस Q है, ये R है, कैपेसिटेंस C का है। चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा तो चार्ज के फ्लो करने से सर्किट में करंट फ्लो करेगी और एक करंट जो है इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब हम इसमें लूप लॉ लगाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, घूमकर वापस यहीं पर आएंगे। तो जब हम इधर जाएंगे तो हमें कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट मिलती है तो हम लिखते हैं Q बाई C और फिर जब हम इधर आते हैं तो हमें पता है कि रेजिस्टर में हम या तो IR लिखते हैं या माइनस IR लिखते हैं, लेकिन जब हम इधर आ रहे हैं इस डायरेक्शन से घूम के इधर आ रहे हैं तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन है तो हमें माइनस I इंटू R लिखना पड़ेगा और फिर हम वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो इसको हम 0 के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम I की वैल्यू लिखें तो I की वैल्यू हो जाएगी Q बाई R इंटू C। अब I करंट होती है, लेकिन करंट भी दो तरीके से आप समझते हो। I को हम dq बाई dt भी लिख सकते हैं, माइनस dq बाई dt भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये चार्ज जो है ये बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ये चार्ज बढ़ रहा होता तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पॉजिटिव है तो I को हम dq बाई dt लिखते, लेकिन अगर ये चार्ज घट रहा है तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज नेगेटिव है तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा I इज इक्वल टू माइनस ऑफ dq बाई dt। प्लस नहीं होगा, माइनस होगा क्योंकि चार्ज टाइम के संग डिक्रीज कर। तो जैसे करंट जो होगी वो माइनस dq बाई dt इसलिए होगी क्योंकि चार्ज टाइम के संग डिक्रीज कर रहा है और इसको उठा के अगर हम यहाँ रख देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ dq बाई dt इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई RC। ठीक है, अब ये मिल जाएगा माइनस ऑफ dq बाई Q इज इक्वल टू dt बाई RC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, Q हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस ऑफ dq बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई RC इंटू dt। इधर इंटीग्रेशन होगा, इधर इंटीग्रेशन होगा। अब जो चार्ज है वो इनिशियली Q नॉट का था, फाइनल चार्ज किसी भी समय के बाद Q हो जाएगा, टाइम 0 से लेके t तक जा रहा है तो डिस्चार्जिंग में चार्ज डिक्रीज करता रहेगा तो चार्ज Q नॉट से Q हो गया। अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग टू द बेस E Q नॉट से लेकर Q तक इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई RC। ये हो जाएगा लॉग, माइनस को मैं इधर भेज दूंगा तो ये बचेगा Q बाई Q नॉट
इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी बाई आर सी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लॉग हटाते हैं तो वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाएगा, और ये मिल जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। जैसे आर सी को हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते थे, अभी भी हम उसको टाइम कांस्टेंट ही कहेंगे, और ये मिल जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ। ये जो रिलेशन आया है ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का है, और इस रिलेशन में हम ये कह सकते हैं कि जो Q नॉट था ये इनिशियल चार्ज था कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है, और जो T है वो टाइम है। तो Q नॉट कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज रहा था और T जो था वो टाइम था, तो किसी भी टाइम के बाद कितना चार्ज होगा वो हम इससे पता कर सकते हैं। अब अगर हम इस रिलेशन को यूज करते हैं तो टाउ यहां पर आता है, और टाउ को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, जो कि टाइम कांस्टेंट किसी भी सर्किट का कहा जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो चार्ज क्योंकि टाइम के संग घट रहा है, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, जैसा मैंने बताया कि I माइनस डी क्यू बाई डी टी होता है, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी Q नॉट बाई टाउ ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो सर्किट में जो करंट होती है वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में डिक्रीज होती थी, और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी वो करंट डिक्रीज ही होती है। तो यहाँ पर भी वो करंट जो है वो डिक्रीज ही हो रही होगी, और चार्ज जो है डिस्चार्जिंग में डिक्रीज हो रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज करता था। तो यहाँ पर जो करंट है ये Q नॉट बाई टाउ की है, और हम ये कह सकते हैं कि Q नॉट बाई टाउ की जो करंट है ये इनिशियल करंट सर्किट में होगी। इनिशियल करंट का मतलब किस समय? उस समय जब टाइम जीरो था, ठीक है। तो टाइम जीरो पर जो करंट थी वो Q नॉट बाई टाउ के बराबर थी। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा करंट जो होगी वो टाइम के संग घटती जाएगी। अगर हम इनके ग्राफ बनाते हैं कि किस तरीके से ग्राफ बनेंगे करंट और टाइम का, एंड चार्ज एंड टाइम का, तो करंट टाइम के संग डिक्रीज होती है, चार्ज भी टाइम के संग डिक्रीज होता है। इनिशियल करंट I नॉट की थी, इनिशियल चार्ज Q नॉट का था, और इनिशियल करंट जो थी उसको हम Q नॉट बाई टाउ लिख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इनिशियल करंट जो थी वो Q नॉट बाई टाउ के बराबर। तो यहाँ पे दोनों डिक्रीज करते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज करता था, करंट वहां भी डिक्रीज करती थी, लेकिन यहाँ पे करंट डिक्रीज अभी भी कर रही है और चार्ज भी यहाँ पर डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जो फॉर्मूला है, जैसा आपने देखा कि फॉर्मूले में आता है Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में यही फॉर्मूला होता था Q नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज डिक्रीज कर रहा है, वहां पे चार्ज इंक्रीज करता था। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स अगर हमें करनी होंगी तो किस तरीके से प्रॉब्लम्स होती हैं इस बात को समझते हैं। जैसे मान लो आपसे ये कहा जाता है, क्वेश्चन ये है कि यह कैपेसिटर C is discharging through resistance R. If in time t1 energy stored in capacitor becomes half, and in time t2 charge stored in capacitor becomes 1/4. Find t1, find ratio of t1 and t2, ठीक है। तो हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है कि एनर्जी स्टोर हाफ होने में कितना टाइम लगता है, वो T1 है, और चार्ज स्टोर जो है वो 1/4 होने में अगर टाइम लगता है T2, तो T1 और T2 का रेशियो निकालना। तो ये रेशियो कैसे निकलेगा? तो रेशियो को निकालने के लिए हम
ये यूज करते हैं। जो चार्ज स्टोर का फॉर्मूला है क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, तो ये किसी भी समय पर चार्ज फॉर्मूला है कि टाइम टी के बाद इतना चार्ज होगा। तो चार्ज आधा होने में कितना टाइम लगेगा, तो चार्ज अगर आधा हो जाता है तो क्यू नॉट बाई टू हो जाता है, क्यू नॉट ई की पावर, और टाइम हमें दिया है T2, तो ये टाइम सॉरी आधा नहीं होना है, चार्ज को 1/4 होना है, तो 1/4 होने में चार्ज क्यू नॉट बाई 4 लिख दिया और टाइम को हमने मान लिया T2। ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस T2 बाई टाउ। ये पहली इक्वेशन हमें मिल जाती है। उसी तरीके से एनर्जी स्टोर आदि होनी है, तो एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे Q स्क्वायर बाई 2C। ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया जाएगा क्योंकि चार्ज किसी भी टाइम पे कितना है हमको ये पता है। अब एनर्जी स्टोर्ड की अगर हम वैल्यू देखें तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला अगर ये है, तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हो जाएगा Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का होल स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t बाई टाउ। तो हम ये कह सकते हैं कि डिवाइड बाई 2c, ऑब्वियसली यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2c आएगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2c आएगा। तो ये फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, इसका फॉर्मूला ये कहा जा सकता है। और कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर को हमें करना है कितना, हमें कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर को हाफ करना है। तो ये किसी भी समय की एनर्जी स्टोर्ड है। अब अगर पूछें कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर हो सकती है, तो मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर हो सकती है वो इतनी हो सकती है। तो अगर हम इसको यू नॉट लिख दें, क्योंकि जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी स्टोर जो कैपेसिटर में हो सकती है। अब अगर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इतनी है तो हम ये यू को लिख सकते हैं अब यू नॉट ई की पावर माइनस 2t बाई टाउ। ये यू की वैल्यू हो जाएगी किसी भी टाइम पर। और अब हम ये चाहते हैं कि ये एनर्जी जो है किसी भी समय पर वो मैक्सिमम एनर्जी की आधी हो जाए। तो हम ये कर सकते हैं कि एनर्जी को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी की आधी इज इक्वल टू यू नॉट ई की पावर माइनस 2t बाई टाउ लिख सकते हैं। तो अगर हम इस स्टेप के आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2t, T1 है ये, T1 बाई टाउ। लेकिन अगर हम देखें यहाँ 1/4 है या 1/2 है, तो दोनों साइड 1/4 चाहिए होगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन थी, इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो स्क्वायर करने से ये 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 4t1 बाई टाउ, ऐसा हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड को इक्वल करने का मतलब e की पावर माइनस t2 बाई टाउ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 4t1 बाई टाउ। अब टाउ टाउ कैंसिल, पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि बेस जो है वो सेम है। तो ये लिख सकते हैं t2 बाई टाउ इज इक्वल टू 4t1 बाई टाउ। तो यहाँ से आ जाएगा t2 बाई t1 इज इक्वल टू 4 के बराबर। ठीक है, तो t1 अपॉन t2 1/4 हो जाएगा, t2 बाई t1 4 होगा। जो भी रेशियो पूछा होगा वो निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 40 किलो। मतलब इनिशियली सर्किट में क्या है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है, और इस बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो हमको दिया हुआ है 40 किलो ओम, मतलब 40,000 ओम, और जो कैपेसिटेंस है वो है 200 माइक्रोफैराड का। ठीक है, और इस कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज होने दिया गया है। ठीक है, और कितने सेकंड तक चार्ज होने दिया गया है, 16 सेकंड तक। तो 16 सेकंड तक जब कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा तो इसके पास कुछ चार्ज उस समय तक आ चुका होगा। फिर कहता है कि 16 सेकंड के बाद ये जो बैटरी है इसको हटाकर एक थिक वायर लगा दिया गया। अब थिक वायर का मतलब क्या है, आपको जैसे पता है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो रो एल अपॉन एरिया होता है, और एरिया जो थिक वायर होगा उसका एरिया बहुत लार्ज होगा, और अगर थिक वायर का एरिया बहुत लार्ज होगा तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो नेग्लिजिबली स्मॉल, जीरो मान सकते हो। तो कहने का मतलब है कि हमने जब बैटरी को हटा के थिक वायर लगा दिया तो जो उसका रेजिस्टेंस था थिक वायर का वो जीरो था, और उसके लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो बैटरी थी, अब बैटरी हटकर वहां पर एक सिंपल एक वायर बन चुका है। तो अब हम अगर इसको 16 सेकंड तक चार्ज होने देते हैं तो 16 सेकंड के बाद ये बैटरी हटा के
हमें जो सर्किट मिलती है उसमें सिर्फ एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर आ जाता है। यहाँ पर एक थिक वायर है और इस थिक वायर का मतलब है कि इसके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब जितना भी रेजिस्टेंस सर्किट में पहले था 40,000 ओम का, अभी भी वही 40,000 ओम का ही रहेगा, और 200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर तो वो भी रहेगा। लेकिन अब क्योंकि बैटरी हट चुकी है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा और हमसे पूछता है कि और 16 सेकंड अगर बीत जाएंगे तो अब इसके पास कितना चार्ज होगा। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन दो पार्ट से मिला के बना है। पहले पार्ट में कैपेसिटर को चार्ज करेंगे 16 सेकंड तक बैटरी हटाकर, अब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे 16 सेकंड तक, तो डिस्चार्जिंग में 16 सेकंड के बाद कितना समय बीतेगा, ठीक है, कितना चार्ज मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो क्या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू क्यू नॉट e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ। ये हम लिखते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में। कितने सेकंड तक चार्ज किया है? 16 सेकंड तक चार्ज किया है। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है C इंटू ई के बराबर। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। C इंटू ई 1 माइनस ई की पावर माइनस 16 सेकेंड तक चार्ज किया है तो 16 डिवाइडेड बाई टाउ, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो 16 सेकेंड के बाद कैपेसिटर में इतना चार्ज आ चुका है, और 16 सेकेंड के बाद जब कैपेसिटर में इतना चार्ज आ चुका है, इसको मैं मान लो Q1 कह देता हूं, इतना चार्ज अगर आ चुका है कैपेसिटर के बाद, तो अब इस बैटरी को हटाकर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना शुरू करेंगे। लेकिन जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो इसके पास जो इनिशियल चार्ज है वो Q1 के बराबर है, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में Q नॉट लिखते थे। मैंने आपको हमेशा बताया कि डिस्चार्जिंग में हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। लेकिन ये Q नॉट जो होता है वो इनिशियल चार्ज होता है जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है, और इस केस में जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है तो जो इनिशियल चार्ज है वो Q1 के बराबर है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कितने सेकंड के बाद चार्ज निकालना है? 16 सेकंड के बाद। तो 16 सेकंड के बाद जो चार्ज बचेगा Q1 e की पावर माइनस 16 बाई टाउ, और Q1 जो आप यहाँ पे निकाले हो इधर रख दोगे तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू ई 1 माइनस ई की पावर माइनस 16 बाई टाउ, और फिर से ये वाला टर्म Q1 की वैल्यू ये पूरी है, ये टर्म भी आ जाएगा e की पावर माइनस 16 बाई टाउ, ठीक है। इतना चार्ज कैपेसिटर के पास बचता है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं जो कि R इंटू टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालेंगे और C इंटू ई की वैल्यू भी निकालेंगे। तो टाइम कांस्टेंट कितना होता है? R इंटू सी। R कितना है? 40,000, और C कितना है? 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ 2 जीरो 6, ये कैंसिल हो जाएगा और ये टाउ की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू हमारे पास 8 के बराबर आ गई, और C इंटू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C इंटू ई, C की वैल्यू है कितनी? C की वैल्यू है 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और E हमारे पास कितना दिया था बैटरी का? 10 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ये दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद Q मिल जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 1 माइनस ई की पावर, टाउ कितना आया था? टाउ आया था 8 के बराबर, तो e की पावर माइनस 2, और यहाँ पे भी e की पावर माइनस 2। और क्वेश्चन में आपको e की पावर माइनस 2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि पुट कर दी जाएगी। अब पुट करने के बाद q की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 1 माइनस 0.135, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0.135। तो Q की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हो जाएगा 0.865 इंटू 0.135। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 233.55 माइक्रोकूलम के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, फिर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, और फिर हमने ये भी सीखा कि पहले हम चार्ज करते हैं फिर डिस्चार्ज करते हैं तो हमें कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगला पार्ट जो है उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि अगर किसी सर्किट में हम जो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग चाहे जो भी हो, अगर हम सर्किट को थोड़ा सा अलग बना दें जिसमें एक से ज़्यादा रजिस्टर आ जाते हैं, तो हमें उस सर्किट में कैसे
उसकी किसी भी समय चार्ज की वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको इस बात को समझाता हूं। जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ है कि एक सर्किट बना दी, यहां पर एक बैटरी है, यहां पे एक रेजिस्टर है, यहां पे एक कैपेसिटर है और यहां पे एक रेजिस्टर है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटर है C का, एक रेजिस्टेंस है R का। मान लो ये रेजिस्टेंस भी R का है, बैटरी की है, और हमें इस कैपेसिटर पे किसी भी टाइम पर चार्ज को निकालना होगा। ठीक है, तब इस कैपेसिटर पे किसी भी समय चार्ज को कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए एक तरीका है, वो आपको समझना होगा। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t। ठीक है, तो बेसिकली आपको यह समझना है कि जो चार्ज कैपेसिटर में होता है वो किसी भी टाइम पर जो होता है वो इसी फॉर्म में ही लिखा जाता है, 1 माइनस (e⁻t/2), इसी फॉर्म में ही वो चार्ज लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें रहती हैं, Q0 जो कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज है और टाइम कांस्टेंट। मतलब बेसिकली हमें यहाँ पर दो ही चीजों को निकालना है। ये दो चीजें अगर निकल जाएंगी तो हम इसमें रख देंगे कैपेसिटर में चार्ज किसी भी टाइम पर आता है। तो एक एक करके दोनों चीजें करते हैं। पहले हम टाइम कांस्टेंट निकालना सीखते हैं कि टाइम कांस्टेंट कैसे निकलता है। टाइम कांस्टेंट को निकालने के लिए हम इस सर्किट से बैटरी को हटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इस बैटरी को एक थिक वायर से रिप्लेस कर देते हैं। तो थिक वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो एक थिक वायर आ गया, जो रेजिस्टेंस लगा है वो हमने लगा दिया R का। और ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसके ऊपर वाली प्लेट को मैं A का नाम देता हूं, नीचे वाली प्लेट को B का नाम देता हूं, और कैपेसिटर को भी सर्किट से हटा दिया जाएगा। तो कैपेसिटर सर्किट से हट गया है, ऊपर वाले पॉइंट को A का नाम दे दिया, नीचे वाले पॉइंट को B का नाम दे दिया, और ये जो रेजिस्टर लगा है बाहर उसको हमने रहने दिया। तो अब जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके की हमको दिख रही है। हमें क्या करना है कि हमें A और B के अक्रॉस इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमको सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, तो पॉइंट A को उठा के बाहर ले जाओ, पॉइंट B को उठा के इधर ले आओ। तो ये जो सर्किट हमको दिख रही है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जिसमें ये रेजिस्टर इधर लगा होगा, ये वाला रेजिस्टर इधर लगा है, पॉइंट A बाहर चला गया, इसको उठा के बाहर कर दिया, पॉइंट B हमने इधर निकाल लिया। अब अगर आप इस सर्किट को देखें तो पॉइंट A और B के अक्रॉस ये जो दो रेजिस्टर हैं ये पैरेलल में लगे होंगे, क्योंकि A और B के अक्रॉस एक रेजिस्टर इधर से है, किधर से है, दोनों पैरेलल में है। और अगर पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम R/2 कह सकते हैं, और यहां से हमको R इक्विवेलेंट सर्किट का मिल जाएगा R/2। और एक बार टाइम R इक्विवेलेंट मिल गया तो टाइम कांस्टेंट होगा R इक्विवेलेंट इंटू C, मतलब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी RC/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। एक बार फिर से समझते हैं क्या किया। ये जो बैटरी थी हटा दी, वायर रख दिया, कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट को A का नाम दिया, नीचे वाली प्लेट को B का नाम दिया, A पॉइंट ऊपर ले गए, B पॉइंट नीचे ले आए, और अब A और B के क्रॉस हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। दोनों पैरेलल में R इक्विवेलेंट R/2 आया, टाइम कांस्टेंट R इक्विवेलेंट इंटू C, इस तरीके से हमको टाइम कांस्टेंट मिलता है। जो सेकेंड पार्ट है जिसमें हमें पता लगाना है कि टाइम कांस्टेंट निकल गया, मैक्सिमम चार्ज पता लगाना है। अब मैक्सिमम चार्ज हम कैसे पता लगाते हैं इस बात को समझते हैं। मैक्सिमम चार्ज को पता लगाने के लिए हमें इस सर्किट में उस समय की बात करनी है जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज का मतलब होता है कैपेसिटर का फुल्ली चार्ज होना। और जिस समय ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है उस समय इस कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाती है, क्योंकि कैपेसिटर अपने थ्रू कोई करंट नहीं जाने देता है। कैपेसिटर को और किसी चार्ज की जरूरत नहीं होती है, तो इस वाले पॉइंट से कोई भी करंट नहीं ट्रेवल कर रही होती है। तो आप ये समझे कि जब भी कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज है तो अगर हम इस सर्किट को बनाते हैं तो ये सर्किट किस तरीके की बनती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस R का है, ठीक है, ये कैपेसिटर जो था वो तो रहेगा ही, लेकिन अभी आप फिलहाल उस कैपेसिटर को मान सकते हैं कि सर्किट में नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर करंट को फ्लो नहीं करने देगा अपने थ्रू। तो अगर कैपेसिटर करंट को अपने थ्रू फ्लो नहीं करने देगा
तो कैपेसिटर जिस ब्रांच में है आप उस ब्रांच को ही हटा दीजिए, और उस ब्रांच को हटाने के बाद आपको ये दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आर और आर के, और ये बैटरी दिख रही है कि हाँ, इसमें करंट जरूर फ्लो कर सकती है क्योंकि इस वाले ब्रांच में कहीं पर भी कोई भी कैपेसिटर नहीं आया है, तो करंट फ्लो करके इसके अंदर जा रही होगी। अब अगर हम लूप लॉ लगाते हैं, जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं और घूमकर अगर हम वापस लौट के आते हैं, तो यहां से जब जाएंगे तो करंट के सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो आई आर, अगेन करंट के सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो आई आर, और हम ऊपर जाएंगे तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हम लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाई 2R के बराबर। ठीक, ये हमने करंट निकाल ली सर्किट में कितनी फ्लो कर रही होगी। तो पहला काम क्या है, कैपेसिटर जिस ब्रांच में है वो ब्रांच ही हटा दो पूरी, बाकी ब्रांच जो बची है उसमें करंट निकाल लो, और करंट निकालने के बाद अब जो कैपेसिटर वाली ब्रांच थी वो दोबारा बना दी जाएगी। ये कैपेसिटर वाली ब्रांच हम बना देंगे। अब इस बात को समझेंगे कि ये कैपेसिटर अगर ये फुल्ली चार्ज हो चुका है या मैक्सिमम चार्ज है, तो इसमें Q नॉट और माइनस Q नॉट के चार्ज इस समय स्टोर रहे होंगे, और यहां से कोई भी करंट नहीं जा रही होगी क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो कोई करंट नहीं जाएगी। अगला स्टेप ये है कि अब हम एक और बार लूप लॉ लगाएंगे, लेकिन हम ऐसा लूप लॉ लगाएंगे जिसमें ये कैपेसिटर भी इंक्लूड हो। मतलब या तो हम इस लूप में लूप लॉ लगा सकते हैं या इस लूप में लूप लॉ लगा सकते हैं, किसी भी लूप में लगाओगे लेकिन कैपेसिटर उस लूप में आना ही चाहिए। तो अगर हम उस लूप में लूप लॉ लगाते हैं, जो लूप हमने यहाँ बनाया है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो जब हम जाएंगे तो करंट का सेम डायरेक्शन है तो लिखेंगे आई आर, और फिर जो ऊपर जाएंगे तो हमें नेगेटिव प्लेट मिलती है तो माइनस Q नॉट बाई सी इज इक्वल टू 0। ये हम लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक, यहां से हमें Q नॉट निकालने में इंटरेस्टेड है, तो Q नॉट को लिख सकते हैं I इंटू आर इंटू सी, और I जो हमने निकाला था उठा के यहाँ रख देंगे, तो Q नॉट की वैल्यू हो जाएगी E डिवाइडेड बाई 2R इंटू सी, आर आर कैंसिल, ये हो जाएगा E इंटू सी बाई 2। इसका मतलब मैक्सिमम चार्ज जो कैपेसिटर में है वो EC बाई 2 के बराबर आ गया। यही दो चीजों की जरूरत थी और ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करी। अब क्योंकि हमें पता है कि चार्ज को निकालने का जो जनरल फॉर्मूला है वो Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का है, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q नॉट की वैल्यू आई थी EC बाई 2, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, RC बाई 2। इस तरीके से हमने चार्ज कैपेसिटर में किसी भी टाइम पर निकाला। ठीक है, तो दो स्टेप होते हैं जिसमें कि हमें पहले में टाइम कांस्टेंट निकालना होता है, दूसरे में हमें मैक्सिमम चार्ज निकालना होता है। जब टाइम कांस्टेंट निकालना था तो हमने बैटरी को हटा दिया था, और बैटरी को हटाने के बाद कैपेसिटर के ऊपर को A नाम दिया, नीचे को B नाम दिया, और फिर हमने A और B के क्रॉस R इक्विवेलेंट निकाला, R इक्विवेलेंट इनटू C, ये टाइम कांस्टेंट हो गया। और दूसरा पार्ट में जब हमें मैक्सिमम चार्ज निकालना था, तो मैक्सिमम चार्ज में जिस ब्रांच में कैपेसिटर रखा था वो ब्रांच पहले मैंने हटा दी, और जो सर्किट हमें मिली उसमें एक रेजिस्टेंस इधर है एक रेजिस्टेंस इधर है, मैंने माना कि इसमें करंट आई फ्लो कर रही होगी, लूप लॉ लगा के वो करंट निकाली पहले, फिर हमने कैपेसिटर को दोबारा बनाया और कहा कि इस पे Q नॉट और माइनस Q नॉट के चार्ज रहे होंगे, और अब हमने इस बार लूप में कैपेसिटर को इंक्लूड करके लूप लॉ लगाया और वहां से हमको Q नॉट की वैल्यू मिल गई। एक बार ये दोनों वैल्यूज मिल जाती हैं, हम कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो स्टेडी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और स्टेडी स्टेट के बारे में आपको यही समझना है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर अपने थ्रू करंट को पास करने नहीं देता है। जैसे हमने अभी लास्ट प्रॉब्लम करी थी, उसमें मैंने कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज निकाला था। मैक्सिमम चार्ज का मतलब वो कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में था और अपने थ्रू करंट को पास करने नहीं दे रहा था। ठीक है, अगर और कोई जगह होगी करंट को पास करने की तो ऑब्वियसली करंट वहां से पास करके चली जाएगी, लेकिन कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करती है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर होता है ये फुल्ली चार्ज होता है या इसमें मैक्सिमम चार्ज होता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि नो करंट विल पास थ्रू द ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर। ठीक है, इन दो बातों का ध्यान रखना है।
अब इसके ऊपर का कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाई, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर भी मैंने दो रेजिस्टेंस बना दिए। अब ये रेजिस्टेंस है मान लो 1 ओम का, ये है 2 ओम का, ये है 3 ओम का, ये है 4 ओम का, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये C है 1 माइक्रोफैरेड का, ये C है 2 माइक्रोफैरेड का, और आपसे ये पूछेगा कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में कितने चार्जेस हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द चार्जेस ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। तो ये बात तो क्लियर है कि जब भी स्टेडी स्टेट आएगी तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर रखा है वहां से कोई भी करंट पास नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर करंट को पास करने का कोई और रास्ता मिलता है तो डेफिनेटली करंट उसमें पास करके जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या अगर कोई भी करंट होगी आई की, तो ये करंट यहाँ फ्लो करेगी और फिर इस रजिस्टर से होते हुए, इस रजिस्टर से होते हुए वापस इस रजिस्टर से होते हुए बैटरी में वापस आ जाएगी। तो अगर कैपेसिटर वाली ब्रांच है तो उसमें करंट जीरो है, लेकिन बाकी ब्रांचेस में करंट फ्लो कर रही होगी, और हमारा पहला काम होगा कि हम किसी तरीके से लूप लॉ लगाकर इस करंट को फाइंड आउट कर लें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सर्किट में घूमकर वापस यहीं आएंगे और हम करंट को फाइंड आउट करेंगे। और करंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या इक्वेशन बनाई जाएगी, हम अगर यहाँ से जाते हैं तो करंट का सेम डायरेक्शन है तो I इंटू 3 I इंटू आर, फिर करंट का सेम डायरेक्शन है तो प्लस I इंटू 4, फिर करंट का सेम डायरेक्शन है तो प्लस I इंटू 2, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया है तो -10 लिखेंगे, फिर हम और आगे जाएंगे तो करंट का सेम डायरेक्शन है तो प्लस I इंटू 1, और फिर हम इनिशियल पॉइंट में पहुंच गए तो हम इक्वल टू 0 कर सकते हैं, क्योंकि लूप में हम घूम के वापस वहीं आते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है। तो 3I और 4I 7I टू 9I प्लस 10I, तो ये मिलेगा 10I इज इक्वल टू 10, मतलब I इज इक्वल टू 1। तो करंट जो है वो 1 एम्पियर की फ्लो कर रही है, ये हमको पता चल गया। अब हमें कैपेसिटर में चार्ज निकालने हैं। आप देख के बता सकते हो कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितना भी चार्ज इसके पास जाएगा वही चार्ज इसके पास भी जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि इसके पास Q और माइनस Q के चार्जेस हैं, तो इसके पास भी Q और माइनस Q के ही चार्जेस होने चाहिए, और ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब क्या है, अब हमें एक ऐसा लूप लेना है जिसमें कैपेसिटर भी आएगा, जिससे कि हम उसमें चार्ज निकाल पाए। और मान लो मैं ये वाला लूप लेता हूं ऊपर वाला, इसमें हम लूप लॉ लगाएंगे जिससे कैपेसिटर भी इंक्लूड हो जाएगा, तो उसमें चार्ज निकाला जा सकता है। स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट में, क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पे वापस आते हैं। तो जब यहाँ पे जाएंगे तो पहले पॉजिटिव प्लेट आएगी तो लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई C, कितना है इसका 1। फिर आगे जाएंगे, फिर से पॉजिटिव प्लेट आएगी तो लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई 2। फिर आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हो करंट का अपोजिट डायरेक्शन है तो -IR होना चाहिए, तो -I इंटू 4। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो अगेन करंट का अपोजिट डायरेक्शन है तो वापस नेगेटिव होना चाहिए, तो -I इंटू 3। और फिर हम यहाँ से वापस इनिशियल पॉइंट में पहुंच गए तो पोटेंशियल ड्रॉप को हम 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3Q बाई 2 इज इक्वल टू 7I के बराबर। अब I कितना था, 1 था, तो हम कह सकते हैं Q की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई 2, सॉरी ये 2 नहीं, 2 ऊपर चला जाएगा तो 14 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोकूलम, क्योंकि कैपेसिटर्स माइक्रोफैरेड में थे तो माइक्रोकूलम में इतने चार्जेस इन कैपेसिटर के पास स्टोर होंगे स्टेडी स्टेट में। और स्टेडी स्टेट में करने का तरीका फिर से वही है, कैपेसिटर हटाकर बाकी जगह करंट निकाल लो, फिर कैपेसिटर में चार्ज मानो, और कैपेसिटर की सर्किट में एक बार फिर से लूप लो लगाओगे तो हमको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो IIT में आया था इसको हम लोग करते हैं। इसमें क्या था कि एक बैटरी है E की, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ कैपेसिटर है, फिर से एक रेजिस्टर है, और यहाँ पर एक और रेजिस्टर है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, इसकी R1, इसकी R2, ये C है, ये E है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा था, फाइंड द स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर।
तो हमें स्टडी स्टेट में कैपेसिटर में चार्ज निकालना है। तो ये बात तो क्लियर है कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगी, लेकिन अगर करंट को जाने का और कोई रास्ता दिखता है तो ये रास्ता है जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा है, इसमें कोई ना कोई करंट आई की फ्लो कर रही होगी। ये करंट आई की इधर जाएगी, यहाँ पे नहीं जा सकती, तो यहीं पे करंट आई की आएगी, ये करंट की आएगी फ्लो करती हुई वापस बैटरी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो बाहर वाली सर्किट में करंट आई की फ्लो कर रही होगी, और ये करंट आई कितनी है इसके लिए हम लूप लॉ लगाएंगे, बाहर वाले लूप में घूम कर आकर वापस यहीं पहुंचेंगे। स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले पार्ट से। तो जब यहाँ से आगे जाएंगे तो ये माइनस ई आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो प्लस आई इंटू आर आएगा, फिर और आगे बढ़ते हैं तो प्लस आई इंटू स्मॉल आर आएगा, सॉरी आई इंटू स्मॉल आर आएगा। फिर इधर बढ़ेंगे तो करंट का सेम डायरेक्शन है तो आई इंटू आर टू आएगा, और फिर हम वापस इनिशियल पॉइंट में पहुंच जाएंगे तो इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू आ जाएगी ई डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, ये आई की वैल्यू हो गई। अब हमें कैपेसिटर में चार्ज निकालना है, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो इसमें कुछ चार्ज रहेंगे, मैक्सिमम चार्ज Q और माइनस Q के, यही निकालना है। और उसका तरीका ये होता है कि अब हमें कैपेसिटर वाली सर्किट में ऊपर वाले में भी लगा सकते हैं, नीचे वाले में भी लगा सकते हैं। ऊपर वाले में इसलिए लगा रहा हूं वो बैटरी है, हालांकि आंसर उससे भी आएगा, लेकिन मैं नीचे वाले में लूप लॉ लगाता हूं। अब लूप लॉ लगाएंगे तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, घूम के वापस यहीं पर आएंगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो करेंट, ये पहले हमको नेगेटिव प्लेट मिल रही है तो माइनस क्यू बाई सी आ जाएगा। फिर हम जब यहाँ पे बढ़ेंगे तो कोई करंट नहीं है, यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं, तो वो आई इंटू आर वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो करंट का सेम डायरेक्शन है तो प्लस आई इंटू आर टू हो जाएगा, और इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब Q की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू आर टू इंटू सी। आई जो हमने निकाला था यहाँ पुट कर देंगे तो Q की वैल्यू हो जाएगी ई आर टू सी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर टू के बराबर। इसमें R1 का कहीं पर कोई टर्म नहीं आएगा, और ये कैपेसिटर में स्टडी स्टेट में चार्ज होगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया होगा। ठीक है, जैसा कि हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा पहले कि कैपेसिटर होता क्या है, फिर हमने कैपेसिटर में ये पढ़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े, फिर हमने एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर पढ़ा। सीरीज पैरेलल में ही हम लोगों ने डिफरेंट सर्किट पढ़ी, जिसमें कि हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोई सिमेट्रिकल सर्किट होगी तब क्या करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हमने पढ़ा, डायगोनल सिमेट्री हमने पढ़ी, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ी। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की प्लेट के बीच में आता है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ता है, बैटरी कनेक्टेड होती है तब क्या चीज़ों में चेंज आता है, बैटरी डिसकनेक्टेड होती है तब क्या चेंज आता है। फिर अगर हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक से ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं या कंडक्टर डाल रहे हैं तो फिर कैपेसिटेंस कैसे निकालना है। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि कैपेसिटर की प्लेट डाइलेक्ट्रिक को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने सीखा आरसी सर्किट, उसमें हम लोगों ने पहले चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट पढ़ी, फिर डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट पढ़ी, और उसके बाद स्टडी स्टेट के ऊपर भी हमने क्वेश्चंस किए। तो ये एक अगेन बड़ा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इससे ज़्यादा बड़ा था, लेकिन ये भी एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। ये एक्चुअली 3 पार्ट से बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा, कैपेसिटेंस हमने पढ़ा, जो तीसरा पार्ट बचता है वो इलेक्ट्रिक करंट का होगा। अभी तक हम लोग ये मान के चलते थे कि करंट जो है ऑब्वियसली करंट किसी कंडक्टर में ही फ्लो करती है, और अगर करंट कंडक्टर में फ्लो कर रही है तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस रुके हुए होते थे, लेकिन हम जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करने लगेंगे, और जब कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करने लगते हैं तब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जब बात करते थे तो चार्जेस स्टैटिक होते थे, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती थी। ये 2 चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटेंस है, इनके ऊपर आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए ढंग से, जितनी प्रॉब्लम्स है, और फिर आप जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे आपको कमांड आएगा। जहां पर भी आपको दिक्कत होती है वीडियोस आप दोबारा देखें और फिर उस चीज को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे।